हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि के अंतर्गत परिचालन प्रक्रियाओं से रोकड़ प्रवाह को निम्न प्रकार दिखाया जाएगा। शेष दोनों क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह प्रत्यक्ष विधि के अनुसार ही दिखाया जाएगा। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसमें हम क्या करेंगे? एक कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे आप इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन निकालते थे ना, तो उसमें आप नेट प्रॉफिट ले लेते थे और फिर उसमें ऐड लेस करते थे कि जो चीज़ें, जो खर्चे चार्जेबल नहीं थे या जो खर्चे कम चार्ज किए गए उनको ऐड लेस, या जो इनकम बिज़नेस की नहीं है या जो इनकम बिज़नेस की है उनको छूट गई हैं, उनको हम एडजस्ट करते थे ऐड या लेस करके। उसी प्रकार इसमें करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्टेड फॉर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एंड मोर्टिफिकेशन है, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अमाउंट स्टोलन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट आप जाएंगे एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होंगे, उनमें क्या हमारा इंक्रीज़ रहा है, या 2 साल का जो होगा उसमें हमारा क्या इंक्रीज़ रहा है और क्या डिक्रीज़ रहा है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपको दिए जाएंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड, कैश बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट मेथड से इसको निकालेंगे। जैसे हम लाभ निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे और फिर हमारा निकल के आएगा इनका अंतर जो है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए। ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी यही करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इनका अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और थर्ड क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो इशू शेयर वगैरह हम खरीदते हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह जो होती हैं वो आती हैं इसमें। तो इसमें प्रोसीड फ्रॉम इशू एंड शेयर एंड डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लायबिलिटी, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। नेट कैश फ्लो एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये हम घटा देंगे। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, जो भी इनका परिणाम होगा। देन एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ पीरियड जो था उसको हम जोड़ देंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट क्लोजिंग ऑफ पीरियड जो होगा। द फिगर इन ब्रैकेट शोन एज कैश आउटफ्लो। तो ये हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण हम कैसे बनाते हैं वो दिखाया, आपको समझाया गया है। डिटेल में भी समझाया है कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, और आपको इसका स्टेटमेंट भी आपको समझाया गया है। रोकड़ वित्त कैसे स्टेटमेंट और तैयार करते हैं? जिन विवरणों, पत्रों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है उनमें लेखांकन अवधि के प्रारंभ व अंत के चिट्ठे ले लेते हैं। चालू अवधि का लाभानी खाता एवं अन्य संबंधित सूचनाएं जैसे संपत्तियों का क्रय विक्रय, इन विवरणों को सूचनाओं के आधार पर लेखा अवधि के दौरान निर्धारित करना। प्राप्त शुद्ध रोकड़ प्रवाह, रोकड़ व रोकड़ तुल्य शुद्ध वृद्धि कमी के बराबरी, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की प्रक्रियाओं को समझाया जाता है। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का विवरण। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का गणना 2 विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा की जाती है।
एक प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत परिचालन आय से रोकड़ प्राप्तियों तथा परिचालन व्ययों के नगद भुगतान की व्यवस्थित करके रोकड़ व्यवहार विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यह विधि वास्तव में रोकड़ आधार पर लाभ हानि खाता ही है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नगद विनय विक्रय देनदारों से प्राप्त राशि तथा परिचालन क्रियाओं से प्राप्त अन्य आय सकल रोकड़ प्राप्तियों के रूप में दर्शाई जाती है। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना, ये देखिए डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेशन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, कमीशन एंड फीस, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट पेड, कैश पेमेंट फॉर परचेज, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। इसका अंतर क्या रहेगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, विक्रय से नगद की राशि कैसे निकालेंगे? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स अगर जो हमें दे रखी है P&L अकाउंट में। ऐड इसमें क्या करेंगे? डेटर्स एंड BR एट द बिगनिंग। लेस क्या करेंगे? डेटर्स एंड BR एट द एंड। कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल, टोटल कैश फ्रॉम सेल्स, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश पेमेंट फॉर परचेज हमें निकालने पड़ेंगे बच्चों। आप लोग ऐसे नहीं कि आपको सब रखा हुआ मिल जाएगा। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ तो हमने लिख दिया कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल और कैश पेमेंट फॉर परचेजेस, लेकिन ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा जो सूचनाएं आपको दे रखी होंगी उसके अनुसार। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? एज गिवन P&L अकाउंट, लेस ओपनिंग स्टॉक एट क्लोजिंग स्टॉक, टोटल परचेज एड क्रेडिटर एंड BP एट द बिगनिंग, लेस क्रेडिटर एंड BP एट द एंड, टोटल कैश पेड फॉर परचेज, ये आपका निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग कैसे निकालेंगे? एक्सपेंसेस एज गिवन इन P&L अकाउंट। ठीक है, ऐड क्या करेंगे उसमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड। लेस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, और ऐड क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब हम एक एग्जांपल करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें ये एग्जांपल